वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू किए हैं और यह उसका 7वां वीडियो है। आज जो हम लोग सामान्य अध्ययन में पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो जैसा कि पूछा गया था करंट अफेयर के टॉपिक वाइज जीएस के बारे में, तो यहाँ पर जो है करंट का टॉपिक लिया गया है। सभी जो आज क्वेश्चन होंगे सभी करंट के होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में सही कथन की जो है पहचान करनी है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आप जानते हैं कि जब तक लोकसभा चुनाव अगला नहीं हो जाता तब तक यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 272 का बहुमत का आंकड़ा पार किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सीटों की संख्या में वृद्धि की है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ था उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। यह जो है सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती थी, यह भी आपका सही है। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सीटों की संख्या में वृद्धि की है, यह भी आपका सही आंसर है। सही है स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 272 जो बहुमत होता है वह नहीं प्राप्त किया था, बल्कि सबसे अधिक सीटें जो जीत के जो भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए है, इसने टोटल जो है 293 सीटें जो है जीती थी। 293 सीटें जो है जीती थी। तो इस प्रकार जो है 2 3 4 जो है ये ऑप्शन डी में दिया गया है, ये आपका सही आंसर है। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि टोटल जो है कितने चरण में लोकसभा चुनाव हुआ था। तो टोटल 7 चरणों में हुआ था। यह बेहद इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। टोटल जो है 7 चरणों में यह चुनाव आयोजित किया गया था। और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ जो है 4 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें आपके ओडिशा के थे, आंध्र प्रदेश के थे, सिक्किम के थे और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों विधानसभाओं में जो है लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे। और यह जो है लोकसभा चुनाव का जो है 18वां संस्करण कराया गया था। और चुनाव आयोग की जो टैगलाइन थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व, यह जो है इसकी टैगलाइन थी। और राष्ट्रीय आइकॉन जो चुने गए थे वह सचिन तेंदुलकर जी इसके राष्ट्रीय आइकॉन चुने गए थे। और चुनाव आयोग द्वारा ऐप भी जारी किया गया था। केवाईसी का सी विजिल का भी ऐप जारी किया गया था। और इसमें महिलाओं की संख्या जो जीत कराती है महिलाएं लोकसभा चुनाव में 18वीं, वो टोटल संख्या जो आपकी 74 जो है महिलाओं ने चुनाव जीता है। और बहुमत प्राप्त करने टोटल जो संख्या होती है आपकी 272 होती है। आप जानते हैं कि आधी होती है सीटों की। तीसरा जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर आसीन पदाधिकारी संदर्भ में प्रश्न बनाया गया। आपको बताना कौन सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ संस्था है, पद है, नाम है और किस देश के वह है। यह भी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग कैमरून, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक नगोंजी ओगोंजो इवेला अमेरिका, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस इथियोपिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी इसका सही, सॉरी इसका जो आंसर जो होगा वो आपका सी आंसर इसका सही है। WHO विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक हैं वह नगोंजी एगोंजो इवेला जो है ये अमेरिका के नहीं है, बल्कि यह जो है नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की है। और यह जो है पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी है। बाकी सभी सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, या पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 69वें सत्र के अध्यक्ष हैं वो फिलेमोन यांग है, ये आपके कैमरून के हैं। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, ये आपके इथियोपिया के हैं। इस प्रकार जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 संदर्भ में यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। इसकी थीम जो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन जो है आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें सही कथन पहचान करनी है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत के जो दिवस के मुख्य अतिथि थे वह
प्रबोतो सुबियांतो थे, वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। प्रबोवो सुबियांतो यह जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। थीम इसकी जो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, तो यह सही है। और गणतंत्र दिवस परेड में जो है उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। तो दो दूसरा और तीसरा आपका सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वह है उत्तर प्रदेश झांकी, और इसकी जो थीम रही है महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। ये थीम आप लोग नोट कर लीजिए, महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, विरासत और विकास इसकी थीम रही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर कथन दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने का उद्देश्य है। दूसरा स्टेट, भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है। केवल एक सही है, दोनों गलत है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो भारत ने जो है 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है, यह स्टेटमेंट सही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस का जो पहला मॉड्यूल है यह 2028 तक लॉन्च किया जाएगा, यह इसका लक्ष्य रखा गया। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपके सही आंसर है। यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण EFSI द्वारा है जो है द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र से 24% से अधिक है। क्षेत्रफल देश से मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। प्रतिशत के देश से मिजोरम में सबसे अधिक वन आवरण है। आपको सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 सभी सही, केवल 1 और 4, केवल 1, 3 और 4। वन स्थिति रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी वह जो है इसका 18वां जो संस्करण जारी किया गया था। यह जो प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पर जो है जारी की जाती है। आप जानते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने ये जो है रिपोर्ट जारी की थी। पूरे देश में कुल वन और वृक्षावरण जो है यह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो परसेंटेज में बात की जाए तो यह जो एग्जैक्ट जो डेटा है वो 25.17% है। यह डेटा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुल वनावरण जो है वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो डेटा है वह 21.76% है। तो इसका जो है दूसरा जो आंसर है वह लगभग जो कथन है वह आप सही मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा 25.17। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। क्षेत्रफल देश से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यह भी बात सही है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश है, पहला आपका एमपी है, फिर दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। और अगर यह तो पूरे क्षेत्र की बात की जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे अधिक जो परसेंटेज में है राज्यों में वह मिजोरम में है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सभी जो स्टेटमेंट है आपके सही हैं। बी आंसर इसका सही आंसर है। बस एग्जैक्ट जो डेटा है वो 25.17 आप लोग कर लीजिएगा, 25 से ज्यादा ही है, इसलिए आंसर जो है आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो हाल ही में चक्रवात आए हैं उनके नामकरण संदर्भ में आपको मिलान करना है। कौन सा नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया। मोन्था, सेनियार, दित्वार, शक्ति, थाईलैंड, यूएई, यमन, श्रीलंका। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो मोन्था जो है यह थाईलैंड ने नाम दिया है, सेन्यार जो है यह यूएई ने दिया है, दित्वार जो है यमन ने दिया है, और शक्ति जो नाम है यह श्रीलंका ने दिया है। तो इस प्रकार जो है पहला जो स्टेटमेंट, पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मोन्था जो चक्रवात है इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है, सेन्यार का यूएई ने किया है, दित्वार का यमन ने किया है, और शक्ति जो चक्रवात आया था इसका नामकरण श्रीलंका ने किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारत में भौगोलिक जीआई टैग के संदर्भ में जो है 4 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गोवा के ओजो फेनी पे को जीआई टैग दिया गया है। एक बार पंजीकृत होने के बाद जीआई टैग की वैधता अनिश्चित काल के लिए होती है, और जीआई टैग का संचालन वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा होता है। सही कथन की पहचान करनी है। मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। आप जान लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक जो जीआई टैग वाला जो राज्य है ये आपका यूपी है, और उसके बाद आपका तमिलनाडु है जो सबसे अधिक जीआई टैग वाले हैं। गोवा के ओजी फेनी पे को जीआई टैग दिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वह 10 साल के लिए होती है। जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वह सिर्फ 10 साल के लिए होती है। इससे बार बार जो है नवीनीकृत करना पड़ता है। बाकी
जीआई टैग का संचालन वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 द्वारा दिया जाता है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका ऑप्शन जो सी में दिया गया है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ, इसरो के चेयरमैन संजय मल्होत्रा, बी आर सुब्रमण्यम, ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर वी नारायणन। आपको जो है सही सुमिलित करना है। आप जानते हैं कि भारत के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वो संजय मल्होत्रा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त आप जानते हैं काफी चर्चा में रहे हैं, ज्ञानेश कुमार, काफी धांधली आरोप भी लगे इनके ऊपर। नीति आयोग के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ जो हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं, वह है BVR सुब्रमण्यम है। तो जो सी का दूसरा हो जाएगा, और इसरो जो चेयरमैन है वो डॉक्टर वी नारायणन है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह BVR सुब्रमण्यम है, और इसरो जो चेयरमैन है वह डॉक्टर वी नारायणन है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत रत्न 2024 संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। वह 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको पहचानना बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, उसके संदर्भ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। भारत रत्न 2024 जो है कुल 5 लोगों को दिया गया है, लेकिन आडवाणी जी जो है वो जीवित हैं, इसलिए जो है पहला जो स्टेटमेंट होगा गलत हो जाएगा। 5 लोगों को दिया गया लेकिन आडवाणी जी जीवित हैं, बाकी सभी लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिन्हें सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है, भी स्टेटमेंट सही है। और आडवाणी जी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे, भी स्टेटमेंट सही है। और MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो जो गलत है वो सिर्फ पहला जो स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर। भारत में जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में शुरुआत हुई थी, और इसके तहत जो है कोई भी राशि नहीं दी जाती है। और पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो CV रमन जी को दिया गया था, CV रमन जी को दिया गया था। और मरणोपरांत पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। MS स्वामीनाथन को जो है इससे पूर्व 1989 में जो है पद्म भूषण भी दिया गया था। इनमें PV नरसिम्हा राव जी भी को भी दिया गया था, MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, और साथ में जो है चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। IPN पोर्टल के संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। इसी नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग, प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक, मित्र पोर्टल सेबी, एकलव्य पोर्टल भारतीय खाद्य निगम। तो इसमें आपको पहचानना है कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है ये आपका एकलव्य पोर्टल सही सुमिलित नहीं है। इसे जो है भारतीय खाद्य निगम ने नहीं लॉन्च किया है, बल्कि इसे जो है भारतीय सेना ने लॉन्च किया है, भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। बाकी इसी नेट जो है भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल विशेष रूप से आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दिस बेहद इंपॉर्टेंट, इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। मित्र पोर्टल को जो सेबी ने लॉन्च किया है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। UPPSC प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है, ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। UPPSC प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लासेस की फीस 9,000 रुपये है। इसमें UPPCS बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसाइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है UPPSC 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्वेश्चन, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा, ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी। बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। UPPSC 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर को दिया जाएगा, GS सब्जेक्ट वाइज जो है MCQ बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का, इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज PDF दी जाएगी।
यूपी से 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690, 66089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला बार 2025 में कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जो अभ्यास मालाबार 2025 आयोजित किया गया था, यह जो है यह क्वाड का जो है एक नौसैनिक अभ्यास था। आप जानते हैं क्वाड में 4 देश जो है सम्मिलित हैं। इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों देशों का जो है समूह है क्वाड, और इन्हीं का जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था बहुपक्षीय मालाबार 2025। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति के संदर्भ में यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड प्रेस सूचकांक 2025। 115वां, 118वां, 41वां और 191वां ये आपको जो है सम्मिलित करना है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 41वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत का जो स्थान है वह 118वां है, और वर्ल्ड प्रेस क्षमता सूचकांक भारत का जो स्थान है वह 191वां है। इस प्रकार जो है पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। यहां से प्रश्न बनना ही बनना है, आप लोग इसको विशेष रूप से नोट कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और यह चुनाव अभी हाल ही में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा कुल सीटों की संख्या 243 है। राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। विधानसभा कार्यकाल उसकी बैठक पहली बैठक के तिथि से जो है 5 वर्ष तक होता है, और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 122 सीटों का होना आवश्यक होती है। यह चुनाव की जो घोषणा हुई थी 6 अक्टूबर 2025 को हुई थी, और यह जो है कुल 2 चरणों में आयोजित किया गया था। यहाँ की कुल सीटों की संख्या विधानसभा की वो 243 है, और इसमें जो है एनडीए गठबंधन जो है 202 सीट की जीत का जो है बहुमत हासिल कर लेते हैं, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं वह नीतीश कुमार जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी जो है एक रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। राज्य में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य चुनाव आयोग को नहीं होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। निर्वाचन आयोग जो है कराता है केंद्र सरकार का। और तीसरा जो आपका है विधानसभा जो कार्यकाल होता है यह पहली बैठक के 5 वर्ष का होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और बहुमत के लिए 122 सीटों का होना आवश्यक होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 50 प्लस 1 होनी चाहिए। तो यह जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1, 3, 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट यह सही है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बन गया है, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भी बन गया। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 1, 2, 3 आपका सही, 1, 2, 3 आपका सही ऑप्शन दिया गया, ये आपका सही आंसर। बाकी 2 तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। भारत जो जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। यहाँ पर सम्मिलित करना सही। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन यह कहाँ किया गया उसके संदर्भ में प्रश्न है। भारत की पहले स्वदेश निर्मित चिप विक्रम, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप। जयपुर जगह दी गई, हैदराबाद जगह दी, आईआईटी पलक्कड़ जगह दी गई, आईआईटी मद्रास दी गई है। जयपुर में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का जो है प्रयोग किया गया था। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का जो उद्घाटन किया गया था वह हैदराबाद में किया गया था। डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में आपके। और भारत के पहले स्वदेशी चिप जो निर्मित किया गया जिसका नाम विक्रम रखा गया है, इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। और भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को जो विकसित किया है, लॉन्च किया गया आपके आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। इस प्रकार जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा जो प्रयोग किया गया था वह जयपुर में किया गया था। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का जो उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। भारत की पहले स्वदेश
निर्मित चिप विक्रम को जो है आईआईटी मद्रास ने विकसित किया था और भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को जो है आईआईटी पालक्कड़ ने विकसित किया है। तो यह जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आगामी जो खेल है उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। कुछ खेल हो भी चुके हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान व कोर्टिना कोर्टिना इटली में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड। आपको पहचाना कौन सा सुमिलित नहीं है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा 2028 वाला ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान व कोर्टिना शहर जो इटली में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का जो है ये उत्तराखंड में हो चुका है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में आयोजित होने वाला है यह ग्लासगो में ही होगा। तो इस प्रकार जो है सभी सुमिलित हैं, सभी जो है सुमिलित, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो सुमिलित ना हो। इसको मान लीजिए नहीं और यहाँ पे उपरोक्त में सभी कर दीजिए। एक ई ऑप्शन मान लेकर सभी जो है सुमिलित हैं, सभी जो है सुमिलित हैं, जितने भी हैं सभी सुमिलित हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। 4 जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024-25 में जो है कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। हॉकी प्लेयर स्वप्निल सुरेश कुसालो को अर्जुन पुरस्कार मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। सही कथन की पहचान करनी है। तो टोटल जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में टोटल 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है और इनमें नाम आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में बराबर पूछा गया है। इन एथलीटों में नाम में जो है आपका मनु भाकर जी हैं, मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह, हल्का सा हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी कुकेश, शतरंज चैंपियन जो है डी कुकेश। इन 4 लोगों को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, स्टेटमेंट सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह भी गलत है क्योंकि स्वप्निल सुरेश कुसाले को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, लेकिन जो यह हॉकी प्लेयर नहीं है बल्कि यह निशानेबाज है, निशानेबाज है। ऐसे प्रश्न पूछेंगे परीक्षा में, आप लोग पहले से तैयार रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है और साथ में जो है चौथा जो है दूसरा और चौथा यहाँ पे आप बना लीजिए, दूसरा और चौथा जो आपका सही हो जाएगा। बाकी जो पहले में करेक्शन है क्योंकि 4 लोगों को दिया गया है और तीसरा जो है यह निशानेबाज है स्वप्निल सुरेश जी। तो 2 और 4 जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमेरिका चौथे साल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बना है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई। तो इसमें जो है अमेरिका चौथे साल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है, यह भी स्टेटमेंट सही है। शंघाई शहर जो एशिया अरबपतियों की जो राजधानी बन गई है यह भी सही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया, यह भी सही है। चौथा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो सभी जो स्टेटमेंट इसके सही है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे उत्सव संदर्भ में सही सुमिलित नहीं आपको पहचानना है। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 दिल्ली, नुआखाई उत्सव 2025 ओडिशा, अंबुबाची मेला 2025 असम, 26वां दिव्य कला मेला लखनऊ। तो 27वां सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था दिल्ली में। नुआखाई उत्सव जो है ये ओडिशा मनाया जाता है। अंबुबाची मेला आपके असम में। 26वां दिव्य कला मेला जो आयोजित किया था वो लखनऊ में नहीं किया गया था बल्कि पटना में किया गया था, पटना में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा टोटल कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।